नमस्कार। लॉकडाउन की अवधि एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई है। अब ये 17 मई तक लागू रहेगा, लेकिन इस मरतबा कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं जो कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में अलग अलग मापदंडों के हिसाब से दिए जाएंगे। जैसे कि कैब जो है उन्हें इस्तेमाल करने की जो छूट है वो इन शर्तों के साथ दी जाएगी कि एक ड्राइवर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होने चाहिए। इसके अलावा शराब की दुकानें खोलने की बात है और कुछ बंदिशों के साथ जो प्राइवेट कंपनी हैं, कल कारखाने हैं, उनमें भी काम करने की छूट होगी। बसों में आने जाने की छूट होगी। कुछ सेवाएं जो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी वो मेट्रो, ट्रेन, हवाई यात्रा वो तो बंद रहेंगी ही। इसके अलावा जो एक सबसे अहम बात है जो इस तीसरे लॉकडाउन में की गई है वो ये कि बहुत सारी जगह पे वो शराब की जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। शराब सिर्फ़ एक आदत नहीं है, वो हिंदुस्तान में एक सामाजिक अभिशाप है। अब जैसे ही ये छूट मिल जाएगी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनका मुखिया कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम कर कर चल देगा शराब की अपनी आदत को पूरा करने के लिए। अब इसके बाद चाहे उसका घर परिवार, उसके बच्चे, उनके पास खाना है या और दूसरी तमाम सहूलतें हैं, दवा है, उसे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं होगी। उसे तो बस मतलब होगा कि जैसे तैसे उसे अपनी नशे की जो है वो अपनी लत वो पूरी करनी है। इसके अलावा जो तंबाकू उत्पाद हैं उनकी बिक्री पर भी छूट दी गई है, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के लोग इतने समझदार तो हैं नहीं कि इसे घर पर इस्तेमाल करेंगे, और घर पर भी इस्तेमाल करेंगे तो वो थूकना, वो धुआं, उससे परिवार के लोगों को तो नुकसान पहुंचेगा ही। अगर समाज को नहीं पहुंचेगा तो परिवार को पहुंचेगा, और परिवार तो समाज की सबसे पहली इकाई है, सबसे बड़ा आधार परिवार है। जब परिवार ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो समाज कहाँ से स्वस्थ रहेगा। अब एक और अहम बात यह है कि इस जो लॉकडाउन 3 में जो छूट दी गई हैं इसकी निगरानी कौन करेगा, और उल्लंघन करने पर कौन दंडित करेगा, कैसे इसका निदान होगा, कैसे इसका निरोध होगा, इसकी कोई इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है। सब कुछ अगर भगवान भरोसे ही चलेगा तो कैसे बात बनेगी। और अगर ये जो पहला लॉकडाउन हुआ था उसे सख्ती और ईमानदारी के साथ लागू कर दिया जाता तो ये दूसरे और तीसरे की नौबत ही ना आती। लेकिन कोई तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 80% लोग तो मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। किसी को मज़हबी दिखावा करना है, ज़िद ठान लीजिए कि नहीं, हम एक ख़ास जगह जाकर ही अपने धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे दानवीर पैदा हो गए हैं, वो खाने के पैक लेकर मुंह पर लगा के खैर मास्क चले जाते हैं, लेकिन उन्हें फ़ोटो डालनी है, ज्ञान भी पेलना है कि नहीं सरकार, सिस्टम, समाज कुछ नहीं कर रहा है, हम ही लेकर आए हैं भूखे लोगों के लिए। महानगरों में तो बात समझ में आती है कि दिहाड़ी मज़दूरों के सामने परेशानी है, जो रोज़ के कमाने और खाने वाले उनके सामने परेशानी है। लेकिन जो देहाती इलाका है, क्योंकि हर जगह तो महानगर है नहीं कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वगैरह से तो ऐसी बात आई नहीं है, चेन्नई, कोलकाता में, लेकिन जो दूसरे छोटे शहर हैं, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर और ऐसे जो दूसरे शहर हैं, वहाँ बड़ी लोगों के अंदर हो रही है। वो आसपास के गांव और देहाती इलाकों में चले जाते हैं, जबकि इस कोरोना के जो संकट का समय है, इसमें जो देहाती इलाका है वहाँ का गरीब से गरीब आदमी शहर के आदमी के मुकाबले ज़्यादा सक्षम है इस तरह की परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए। अब तकलीफ़ की बात यह है कि 80% लोग तपस्या करें, संयम से घर के अंदर रहें, और 20% लोग अपनी ज़िद, अपने अड़ियल रवैये की वजह से समस्या पैदा करें, तो कैसे काम चलेगा। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि एक ऐसा छोटा सा तबका है जो अर्बन नक्सलियों का है, NGO के दलालों का है, PIL माफियाओं का है, और जो फितरी तौर पर इस वक्त जो सरकार में है, जो पार्टी उसका विरोधी है, तो वो हर मौके पर कमी निकालने में लगा हुआ है। अब उन्होंने एक नया वो शगुफ़ा छोड़ा है कि देखिए साहब, आप
यहाँ पे सिर्फ लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन यूएई ने तो इतनी सारी दवाइयाँ भेज दी है, इतनी सारी मदद भेज दी है। तो उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार होता है कि संकट के समय में जो आपातकाल होता है वहाँ हर देश दूसरे देश की कुछ मदद करता है। जैसे कि त्योहारों में होता है गिफ्ट एक्सचेंज, कि उसके यहाँ भेज रहा है, उसके यहाँ भेज रहा है। अब यूएई के यहाँ तो कोई दवा बनती नहीं है, उसके यहाँ तो कोई पीपीई या कोई मास्क, कोई सैनिटाइज़र बनता नहीं है। क्या है यूएई, सही है। अब उसने जो सामान खरीद कर भेजा होगा वो भी कहीं और से खरीद कर भेजा होगा। तो एक सामान्य सा एक अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार है। लेकिन क्योंकि जिन लोगों के दिल में एक जलन है, एक चिढ़ है, एक ईर्ष्या है हिंदुस्तान से, उन्हें तो हर मौका चाहिए कि कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश करें कि नहीं साहब, इस देश की सरकार, इस देश की व्यवस्था इस लायक नहीं है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये लॉकडाउन बढ़ाना कोई हल नहीं है। अब क्या होगा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, क्या ये संख्या बढ़ती चली जाएगी? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें कोरोना का मुकाबला करना होगा लगभग साल 2 साल तक। ये एक लंबा जो है संघर्ष का समय होगा। और अगर हम इससे पार पाना चाहते हैं तो हमें इसे खोल देना होगा एहतियात के साथ और कुछ बदली हुई आदतों के साथ। मसलन जो हमारे मिलने जुलने का तरीका हो गया था, प्राचीन जो पद्धति थी वो तो दूर से नमस्कार कर कर एक दूसरे का अभिवादन करने की थी। लेकिन अब इस नए दौर में हाथ मिलाना, गले मिलना और वो जो विदेशी तरीका वो भी चलने लगा था, वो गाल से गाल मिलाना, तो तमाम चीज़ें बंद करनी होंगी। इसके अलावा जो है हमारी जो आदतें हैं, हम किसी दफ्तर में चले जाएं तो गर्मियों में उसका एसी ऐसे चलता है जैसे कि हम कहीं बर्फीले पहाड़ी इलाके में आ गए हों। हर आदमी, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो उम्र दराज है, बीमार है, हर एक बहुत ज़्यादा वो ठंडा पानी पी रहा है। तो हमें इन तमाम चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा जो हमारी आदतें हैं, हमें फल, सब्जियां और दूसरा जो खाने पीने का सामान है वो बहुत सावधानी के साथ खरीदना होगा कि कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, किन हालातों में बेच रहा है। और जो हमारी जो स्ट्रीट फूड की आदतें हैं, जो हम खाते हैं, गोलगप्पे, टिक्की, समोसे, जो बसों में वो दाल वगैरह बेचता है गंदे हाथों से, गंदी जगह से लाकर, उन तमाम चीज़ों से हमें पार पानी होगी। इसके अलावा ये इस लॉकडाउन ने हर घर में लोगों को एक नया ज्ञान दिया है। सब बना रहे हैं, मिठाइयाँ बहुत बना रहे हैं। अब मुझे लगता है कि हलवाई के यहाँ बड़े अनहाइजेनिक या हाइजेनिक जो भी हैं, अगर आपने देखा है, नहीं देखा है, तो ऐसे बने हुए मिष्ठानों को खरीदने से तो बेहतर यही है कि आप सस्ते में बढ़िया स्वच्छ तरीके से वो अपने घर में ही बनाइए। तो ये जो आदतें हैं ये हमें रखनी पड़ेंगी। बेहतर तो होगा कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शुमार हो जाएं। लेकिन अगर वक्ती तौर के लिए भी हम इन्हें अपना लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम कोरोना के संकट से पार पा जाएंगे। और कई ऐसी बातें, जैसे कि हमें सरकारी दफ्तरों में जो भीड़ भड़क्का है उसे कम करना होगा। जैसे कि अदालतों में होता है, अगर आप अक्सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो हर आदमी जा सकता है, तो देखेगा जाकर कि बहुत भीड़ है, क्लाइंट भी हैं, वकील भी है, सब लोग हैं, गवाह हैं, दूसरे तमाम लोग हैं। अगर आप हाई कोर्ट चले जाएं, मैंने और जगह की तो हाई कोर्ट नहीं देखी, हाँ दिल्ली का खूब तजुर्बा है। तो हाई कोर्ट के अंदर के जो कोर्ट रूम होता है उसमें आदमी एक दूसरे से ऐसे सटता है, ऐसे भिड़ जाता है कि सांस से सांस टकराने लगती है। तो ये सब चीज़ें बंद करनी होंगी। कहना होगा नहीं भैया, जिसका मैटर है वही उसी का वकील जाएगा या बस वो क्लाइंट जाएगा और दूर से दूर बैठेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हमें अपनानी पड़ेंगी। मॉल है, सिनेमा है, रेस्तरां हैं और भीड़ भाड़ वाले तमाम इलाके हैं, इन सब जगह जाने से हमें एतराज़ बरतना होगा। और ये जो होगा ये स्वैच्छिक होगा। ऐसी बातों के लिए कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। ये आदमी अपने ही दम पर आगे बढ़कर इस तरह का इनिशिएटिव ले पाता है। और जो सबसे परेशानी करने वाली बात है वो ये है कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। अगर देखा जाए तो जो सबसे बेहतर जो तरीका होता है सफ़र करने का, वो हवाई जहाज़ के अलावा जो ट्रेन का फर्स्ट क्लास का डब्बा होता है, उसमें भी 1 मीटर की दूरी नहीं होती है दोनों सवारियों के बीच में। तो फिर और ट्रेन में स्लीपर क्लास में, एसी फर्स्ट सेकंड में, या फिर
डीटीसी बसों में, मेट्रो में, ये क्या, या और जो दूसरे स्टेट्स की रोडवेज बसेज़ हैं, इसमें हम कैसे कर पाएंगे? तो इससे तो बेहतर ये होगा कि या तो जो 5-7 किलोमीटर का दायरा है उसमें साइकिल का इस्तेमाल किया जाए, जो 30-25 किलोमीटर का दायरा है उसमें बाइक का किया जाए या स्कूटर का किया जाए, और जहाँ तक मुमकिन हो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से परहेज़ बरता जाए। अब परेशानी ये है कि हर आदमी तो इसको मैनेज नहीं कर सकता है, कहाँ से लाए सुविधाओं को। अब या तो ये है कि जो अलग अलग बड़े बड़े शहरों से जो प्रवासी मज़दूर अपने अपने गाँवों के लिए चले गए हैं, उन्हें साल 1.5 साल तक किसी भी तरीके से वहीं रोका जाए, उनकी जो उनके जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो उन्हें वहीं फराहम कराई जाएँ, या तो ये तरीका है। क्योंकि अब जैसे ही स्थिति थोड़ी सामान्य होगी तो तमाम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। कोरोना तो खैर अभी गया नहीं है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनेगी या कोई दवा मार्केट में नहीं आ जाएगी तो कैसे बात बनेगी। अब या तो यही है कि सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया जाए कि ठीक है भैया, भगवान ही जो करेंगे तो बेहतर करेंगे, या फिर एक सख्त रवैया हम लोग अपना लें कि नहीं, दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई विदेशी विदेश से बीमारी लेकर हिंदुस्तान नहीं आने दिया जाएगा। हिंदुस्तान में कभी कोई ऐसी बीमारी ख़ुद पैदा नहीं होती, वो बाहर से लाई जाती है। 1920 का जो स्पेनिश फ्लू था जिसमें लगभग 1.25 करोड़ हिंदुस्तानी मारे गए, उसे वो जो अंग्रेज़ फ़ौजी थे वो लेकर आए थे, उनकी वजह से वो सारे हिंदुस्तान में फैल गया। अब ये जो आया है तो ये भी बाहर से आया है, इसलिए ये सुनिश्चित किया जाए कि बाहर से कोई आफत अंदर ना आने पाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जिन लोगों को गलतफहमी है कि वो दौरे वक्त के मालिक हैं, राजा हैं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र की वजह से जो ब्यूरोक्रेट्स, कॉरपोरेट और जो नेता हैं वो हमारे बादशाह बन गए हैं, हमारे मालिक बन गए हैं। अगर जनता बिगड़ गई तो उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी, क्योंकि अगर जान ही नहीं होगी तो जहान कहाँ से होगा। इसलिए लॉकडाउन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कितना लगाएंगे? 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 चलती रहेगी संख्या। आखिर कभी ना कभी तो खोलना होगा। और जिस तरीके का माहौल है, जिस तरह का जो पक्षपातपूर्ण जो रवैया है प्रशासन का, सरकारों का, किसी को छूट है, किसी को छूट नहीं है, किसी को हवाई जहाज़ों में बाहर से बुलाया जा रहा है, किसी को कोचिंग जो करने गए थे सिस्टम की बदौलत, जिनके माँ बाप ने बहुत पैसा कमा लिया और बेटे बेटी भेज दिए कोचिंग करने के लिए, कोटा उनको बुला लिया गया। लेकिन जिस मज़दूर को मरने के लिए छोड़ दिया गया है वो भी तो हिंदुस्तान का बेटा है, उसके लिए भी तो कुछ कीजिए। सिर्फ आपने रास्ते में पार्ले जी के बिस्किट रख दिए और एक दोने में 4 पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ और सब्जी रख दी तो इससे बात थोड़ा ना बनेगी। हिंदुस्तान का वो भी बच्चा है, वो भी हिंदुस्तान की संतान है, तो उन तमाम लोगों के बारे में सोचना होगा। बढ़ाए जाइए लॉकडाउन कोई भी हो, वो अगर ईमानदारी के साथ उसका पालन किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लगता नहीं है कि ईमानदारी जरा सी भी बरती गई है। जो बरत रहे हैं, अपने घरों में जो लोग रह रहे हैं, उनकी ये मेहनत, उनका ये संयम, उनका ये सब्र, उनकी ये जो तपस्या है, वो भी सब बेकार है। इसलिए बेहतर होगा कि तीसरे के बाद कोई चौथा लॉकडाउन ना हो। बस ये जो कुछ शर्तें हैं ज़िंदगी जीने की, उसे कुछ वक्त के लिए, साल 2 साल के लिए अगर हम अपना लें तो हम इस महामारी के जो संकट है उससे पार पा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।